नमस्कार दोस्तों। गुड इवनिंग। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। कैसे हो आप सभी लोग? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे एकदम। देखिए, एक्चुअली हम लोग जो चर्चा कर रहे थे, चर्चा ये थी कि हम राजस्थान भूगोल पढ़ रहे थे। ठीक है। क्या पढ़ रहे थे? राजस्थान भूगोल। और राजस्थान भूगोल में यदि अपन बात करें तो हम भौतिक प्रदेश पढ़ रहे थे। भौतिक प्रदेश में हम जो पढ़ रहे हैं वो हाड़ौती पठार पढ़ रहे हैं। या तो हाड़ौती पठार कह दे, या दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश भी कह सकते हैं। पठारी प्रदेश। बहुत सारी चीजें हमने देखी। इसकी स्थिति को लेकर हमने बात करी। यहाँ तक की स्थितियों के अलावा अक्षांश देशांतर रेखाओं को लेकर हमने बात करी कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं कितनी है, कौन कौन से अक्षांश में स्थित है। औद्योगिक क्षेत्रों की यहाँ बात हुई। आज हम इसके सेकंड पार्ट को देखने वाले हैं। और सेकंड पार्ट में नंबर 1 पॉइंट जो हम देख रहे हैं वो है प्रमुख मेला। ये हाड़ौती प्रदेश का प्रमुख मेला कौन सा है? तो इसमें आप बताओगे। हाड़ौती प्रदेश का जो प्रमुख मेला है उसका नाम है सीताबाड़ी। मैंने पहले ही बताया था। सीता माता अलग है, सीताबाड़ी का मेला। यह हाड़ौती प्रदेश का प्रमुख मेला में इसका नाम आता है। इसको सहरिया जनजाति का कुंभ भी कहा जाता है। सहरिया जनजाति का कुंभ नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है। कहाँ आयोजित होता है? तो आप कहोगे केलवाड़ा। और केलवाड़ा कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? हाड़ौती में 4 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, तो 12 जिले में ये आयोजित होता है। अगर हम इसके अलावा अगले पॉइंट की बात करें कि मुख्य फसल, हाड़ौती प्रदेश की मुख्य जो फसल है वो कौन कौन सी है? तो देखिए, मुख्य फसल में एक तो आपको पता होना चाहिए सर्वाधिक गन्ना होता है यहाँ पर। और क्या होता है? सोयाबीन। सोयाबीन की खेती की जाती है। धनिया और संतरा। संतरा के लिए तो आपको पता है ही आराम से। धनिया और संतरा, ये यहाँ की प्रमुख फसलों में इनका नाम आता है। ठीक है। आगे यदि हम चर्चा करें तो आपको दो चीज ध्यान रखनी है। सोयाबीन पहली बात तो तिलहन में आता है। एक तो ये नोट कर लेना। सोयाबीन सोयाबीन की किस में गिनती की जाती है? तिलहन में। दूसरी बात, सोयाबीन सर्वाधिक 12 जिले में होता है। कहाँ पैदा होता है? 12 जिले में, अगर स्पेसिफिक जिला पूछे तो। और संतरा जो है ये आपको पता ही, झालावाड़ जिले में, झालरापाटन। क्लियर है? यहाँ तक आप आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगली पॉइंट की अपन चर्चा करते हैं। और अगला पॉइंट यह है कि यहाँ अभी संगणक में भी एक प्रश्न आया था यहाँ से, तो कि राजस्थान की औद्योगिक नगरी। यहाँ राजस्थान की एक औद्योगिक नगरी है और उसका नाम है औद्योगिक नगरी। और उस नगरी का नाम है जी इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र। ये प्रश्न आया था अभी। इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र। ठीक है। इंद्रप्रस्थ जो औद्योगिक क्षेत्र है ये कहाँ पर है, कौन से जिले में है? अगर स्पेसिफिक जिले का नाम पूछ लिया जाए तो कोटा जिले में है। आगे इससे आगे हम बात करेंगे कि हाड़ौती का जो पठार है जी उसका वर्गीकरण कैसे हुआ। तो पठार का वर्गीकरण की हम बात करेंगे, और वो भी किसके आधार पर? उच्चावच के आधार पर। उच्चावच के आधार पर वर्गीकरण। जो हाड़ौती का पठार है उसके वर्गीकरण की बात करेंगे, लेकिन किसके आधार पर? तो आप कहोगे उच्चावच के आधार पर। क्लियर है? उच्चावच के आधार पर यदि हम देखते हैं हाड़ौती के पठार को, तो इसकी बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। हाँ भाई।
उच्चावच के आधार की यदि हम बात करें, देखिए पहली बात, उच्चावच के आधार पर हाड़ौती के पठार को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। वो दो भाग कौन कौन से हैं वो भी हम देख लेते हैं, बड़े अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। दो भाग कौन कौन से हैं? एक जो भाग है उसका नाम था विंध्यन कगार क्षेत्र। क्या नाम है? विंध्यन कगार क्षेत्र। एक भाग तो है ये, ठीक है। दूसरा भाग है दक्कन का पठार। दक्कन का पठार, ये हाड़ौती के पठार के मूलतः दो भाग है। अब जो ये विंध्यन कगार क्षेत्र है ना, इसको भी तीन भागों में बांट दिया। कौन कौन से तीन भाग? अर्धचंद्राकार पहाड़ियां इसी में आती है। अर्ध चंद्राकार पहाड़ियां ये इसी में शामिल है। आगे हम नंबर 2 पर बात करें, अर्धचंद्राकार की नदी निर्मित मैदान जो है, नदी निर्मित मैदान भी इसी में सम्मिलित है, विंध्यन कगार क्षेत्र में। ये कहाँ से घातक है ये भी मैं आपको बताऊंगा। एक इसमें तीसरा जो पॉइंट है वो है शाहाबाद उच्च भूमि। शाहाबाद उच्च भूमि का जो क्षेत्र है वो भी इसी में है। जबकि दक्कन का जो पठार है, इसके मूलतः दो भाग है। एक तो आपने नाम सुना होगा झालावाड़ का पठार, झालावाड़ का पठार ये दक्कन के पठार का हिस्सा है। दूसरी यदि अपन बात करें तो एक आता है इसमें डग गंगधर प्रदेश। ये ध्यान रखना, डग गंगधर प्रदेश ये इसी का हिस्सा है। अच्छे से समझ आ गया होगा। उच्चावच के आधार पर हाड़ौती के पठार का वर्गीकरण दो भागों में किया गया, विंध्यन कगार क्षेत्र और दक्कन का पठार। विंध्यन कगार क्षेत्र को तीन भागों में बांटा, जिसमें कुछ अर्धचंद्राकार पहाड़ियां है, कुछ नदी निर्मित मैदान है और एक शाहबाद उच्च भूमि है। जबकि दक्कन का पठार, झालावाड़ का पठार और डग गंगधर प्रदेश इसमें शामिल है। क्लियर हो गया होगा, कहीं कोई आपको दिक्कत नहीं आई होगी। नेक्स्ट आगे अपन चर्चा करते हैं। अगला जो पॉइंट है अब मैं आपको समझाने के लिए जा रहा हूँ, विंध्यन कगार क्षेत्र। देखिए बड़े अच्छे से समझना है। विंध्यन कगार क्षेत्र, विंध्यन कगार क्षेत्र की यदि मैं बात करूं तो जैसा कि ये एक पर्वतमाला है इमेजन, ठीक है। और ये पर्वतमाला जो है मध्य प्रदेश में है। और इस पर्वतमाला का नाम, इस पर्वतमाला से यानी यहाँ से कुछ पर्वत निकल रहे हैं इस तरीके से, ठीक है भाई। ये पर्वत जा रहे हैं और ये जो पर्वतमाला है इसका नाम है विंध्याचल। क्या नाम है? विंध्याचल पर्वत है। इधर को यहाँ पर जो ये खत्म होती है विंध्याचल पर्वतमाला, उस जगह का नाम है झारखंड, यानी झारखंड स्टेट में ये समाप्त होती है। तो एमपी से और झारखंड के मध्य जो उत्तरी भारत में, इस ये भारत को दो भागों में विभाजित करती है। ऊपर का जो हिस्सा है ये उत्तरी भारत। आपसे पूछ ले ऐसी कौन सी पर्वतमाला है जो भारत को दो भागों में विभाजित करती है, दक्षिणी भारत, तो वो आपको ध्यान रखना है विंध्याचल पर्वतमाला है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको कि एमपी से और झारखंड के मध्य जो पर्वतमाला है, जो पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है, ये पर्वतमाला जो है उसको विंध्याचल के नाम से जाना जाता है। ये भारत को दो भागों में विभाजित करती है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। आगे अब अगर अपन बात करें तो मुख्य पॉइंट ये आता है जी कि राजस्थान में है विंध्यन कगार क्षेत्र। राजस्थान में विंध्यन कगार क्षेत्र। अच्छा, राजस्थान में विंध्यन कगार जो क्षेत्र है उसकी अगर अपन बात करें तो सबसे पहले उसके बारे में देखो, मैं आपको कुछ लिख कर बता रहा हूँ, अब बड़े ध्यान से समझना। बनास नदी के मुंह आने से, बनास नदी
अच्छे से जानते होंगे, और नहीं तो नदी वाले टॉपिक में अपन पढ़ेंगे। बनास नदी के मुहाने से बनास नदी के मुहाने से चंबल नदी के मध्य, चंबल नदी के मध्य, चंबल नदी के मध्य स्थित बलुआ पत्थर निर्मित पत्थर निर्मित चट्टानी प्रदेश, चट्टानी प्रदेश विंध्यन कगार क्षेत्र, विंध्यन कगार क्षेत्र कहलाता है। बात आ रही है समझ में कि बनास नदी से, और इमेजिन दैट कि बनास नदी है, इधर को यहाँ से चंबल नदी निकल रही है, और इसके बीच में जो पथरीला भूभाग है, ये इनके बीच में जो पथरीला भूभाग है ये कहलाता है विंध्यन कगार क्षेत्र, राजस्थान में। क्लियर हो गया होगा विंध्यन कगार क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक है, अगर प्रश्न आए तो कभी गलत नहीं होगा। 2 पॉइंट बड़े मोस्ट है, बनास नदी के मुहाने से और चंबल नदी के मध्य चट्टानी प्रदेश है, ये भी ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, हमारे अगला टॉपिक आता है जी अर्धचंद्राकार पहाड़ी है। अर्ध चंद्राकार पहाड़ी है। अब देखिए हाड़ौती प्रदेश में अर्धचंद्राकार पहाड़ियां भी है, ये आपको पता ही, तो ये आपको पता होनी चाहिए कौन कौन सी है। पहली तो है बूंदी की पहाड़ियां, बूंदी की पहाड़ियां, ठीक है। नंबर 2 पर हम बात करते हैं कुंडला की पहाड़ियां, कुंडला की पहाड़ियां। नंबर 3 पर रामगढ़ की पहाड़ियां, रामगढ़ की पहाड़ियां। और नंबर 4 पर हमारी आती है मुकंदरा की पहाड़ियां, ठीक है। ये चारों जो पॉइंट है, ये चारों पहाड़ियां कहाँ हैं, आपसे पूछ ली जाए तो आपका आंसर होगा ये हाड़ौती प्रदेश में। कहाँ है जी, हाड़ौती प्रदेश में। अच्छा, बूंदी की जो पहाड़ी है इसकी सबसे ऊंची चोटी का यदि नाम आपसे कभी पूछ ले तो उसका नाम है संतूर, साबुन भी आता है एक, ठीक है। कुंडला की पहाड़ियाँ कौन से जिले में है, तो कोटा जिले में है, ये भी ध्यान रखना है। और रामगढ़ की जो पहाड़ी है ये बूंदी से और बारा के मध्य है, बूंदी से बारा जिले के मध्य जो पहाड़ियाँ है यह है रामगढ़ की पहाड़ी है, ठीक है। दूसरी बात, ये जो पहाड़ी है बूंदी से बारा के मध्य, ये पहाड़ियाँ घोड़े के नाल के समान है। कैसे नाम है, समान, किसके समान है, घोड़े के नाल के समान। और घोड़े के नाल को अंग्रेजी में कहते हैं हॉर्स शू, तो हॉर्स शू की पहाड़ियाँ भी इन्हें कहा जाता है, ठीक है। ये राजस्थान का ये जो स्थान है रामगढ़ वाला, इसके बारे में बता रहा हूँ मैं, यह है राजस्थान का प्रथम जियो हेरिटेज है, राजस्थान का प्रथम जियो हेरिटेज है। मुकंदरा की पहाड़ियों की यदि अपन बात करें तो सबसे ऊंची चोटी इसकी, सबसे ऊंची चोटी जो है मुकंदरा की पहाड़ी उसका नाम है चांदबाड़ी, क्या नाम है, चांदबाड़ी है जी।
रेचांदबाड़ी 517 मीटर ऊंची है, ठीक है। और कोटा से झालावाड़ की मध्य मुकंदरा की पहाड़ियाँ स्थित है। आपको पहाड़ियों के बारे में अगर प्रश्न आएगा, इससे इससे बाहर कोई प्रश्न बनेगा ही नहीं। क्लियर है? आई थिंक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट आता है कि जो अर्धचंद्राकार पहाड़ी होती है ना, इनमें संकीर्ण मार्ग होते हैं। पहाड़ियों में जो संकीर्ण मार्ग होते हैं, और उन मार्ग, संकीर्ण जो मार्ग होते हैं ना जी, इन्हें कहा जाता है दर्रा। क्या कहा जाता है? दर्रा। और टोटल दर्रे हैं यहाँ 4। कितने दर्रे हैं? 4 दर्रे हैं। कौन कौन से हैं? बूंदी का दर्रा, बूंदी दर्रा। नंबर 2, जैतवास दर्रा, जैतवास दर्रा। आप नोट्स बनाइए साथ साथ, बेस्ट आपको समझ आएगा। रामगढ़, फटगढ़ दर्रा। और चौथा दर्रा है जी लाखेरी दर्रा, लाखेरी दर्रा। ये चारों के चारों जो दर्रे हैं, कहाँ पर है? तो आपका हो गए, ये चारों के चारों दर्रे कहाँ है? बूंदी जिले में। कौन कौन से हैं? बूंदी दर्रा, जैतवास, रामगढ़ खटकड़ और लाखेरी दर्रा। क्लियर है? अगला पॉइंट आता है अपना नदी निर्मित मैदान। अभी जो अपन पढ़ रहे थे, नदी निर्मित मैदान। नदी निर्मित मैदान में यदि अपन बात करें तो नदी निर्मित मैदान, पहली बात तो यहाँ नदी कैसी है? नदी निर्मित मैदान कहाँ से कहाँ तक है? अभी प्रश्न बन जाए तो नदी निर्मित मैदान है कोटा व बूंदी में, यहीं से अधिकतर नदियां हैं। और कौन सी नदी? चंबल व उसकी सहायक, चंबल व उसकी सहायक जो नदियां हैं, यहाँ से बहती है, ठीक है। और यहाँ जो मिट्टी पाई जाती है, उस मिट्टी का नाम है जलोढ़ मृदा। कैसी मृदा होती है? जलोढ़ मृदा। और जलोढ़ मृदा होती है जी सर्वाधिक उपजाऊ, ठीक है, सर्वाधिक उपजाऊ होती है। और यहाँ इस मिट्टी में पैदा होता है चावल, और इसलिए सर्वाधिक चावल पैदा होता है बूंदी जिले में। कहाँ पैदा होता है? बूंदी जिले में। आई थिंक आपको नदी निर्मित मैदान से तुरंत सारी चीजें समझ में आ गई होगी। आगे हम बात करते हैं नदी निर्मित मैदान के अलावा शाहबाद उच्च भूमि क्षेत्र। शाहबाद उच्च भूमि क्षेत्र। अगर हम शाहबाद उच्च भूमि क्षेत्र की बात करें, देखिएगा, शाहबाद उच्च भूमि क्षेत्र में ये है कहाँ? पहला प्रश्न तो यही आ जाता है कि ये है कहाँ। आप कहोगे 12 जिले के दक्षिणी पूर्वी भाग में। 12 जिले के दक्षिणी पूर्वी भाग में ये स्थित है। और 450 मीटर की उसकी ऊंचाई है, औसत ऊंचाई है। और जो शाहबाद उच्च भूमि क्षेत्र है, इसकी सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची जो चोटी है, उसका नाम है जी कांबा। क्या नाम है? कांबा। ये ध्यान रखना, ये प्रश्न बन सकता है। 450 मीटर की ये चोटी है। और यहीं पर शाहबाद उच्च भूमि क्षेत्र में एक जनजाति निवास करती है, जिसका नाम है सहरिया जनजाति। अब देखो, प्रश्न यहाँ से भी बन सकता है। सहरिया जनजाति का निवास स्थान भौतिक प्रदेश के आधार पर होता है। ये खेती करती है जिसका नाम है झूमिंग। और मैंने पहले भी वीडियो में बताया, झूमिंग को यहाँ कहते हैं वात्रा। वालरा नहीं, वात्रा कहा जाता है। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। लास्ट अपन पॉइंट की बात करेंगे, दक्कन का पठार, ठीक है, क्योंकि दक्कन के पठार को भी तो 2 भागों में बांटा है। चलिए देखते हैं दक्कन का पठार। अच्छा, दक्कन के पठार की यदि हम बात करें तो पहला तो है झालावाड़ का पठार। झालावाड़ का पठार। और झालावाड़ का पठार इसे कहते हैं मालवा के पठार का उत्तरी भाग। ये आरएएस में आया था। मालवा के पठार का उत्तरी भाग,
एक बार प्रश्न पूछा था कि मालवा के पठार के उत्तरी भाग का नाम क्या है, तो झालावाड़ का पठार है। प्रश्न कैसे बन सकता है? अगला जो है उसका नाम है डग गंगधर प्रदेश। डग गंगधर प्रदेश जो है ये झालावाड़ के दक्षिण पश्चिम में, तो झालावाड़ जिला है, झालावाड़ के दक्षिण पश्चिम में उच्च भूमि क्षेत्र है, उच्च भूमि क्षेत्र। और इसकी जो औसत ऊंचाई है वो लगभग 950 मीटर है। ये भी थोड़ी आपको ध्यान रखनी है। ये डग गंगधर प्रदेश है। देखिए दोस्तों, मैंने आपको ज्योग्राफी में जो पढ़ाया था वो ये पढ़ाया है कि दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। मैं आपको इतना आश्वस्त कह सकता हूँ कि मैंने जितने भी डेटा या फैक्ट लिखे ना, आप पूरी वीडियो को देखना, और उसके बाद में जितने भी पुराने क्वेश्चन इस प्रदेश से आए हैं, मैंने जो पढ़ाया ना उससे बाहर आपको कहीं कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, इतना मेरा बिलीव है। क्योंकि मैं कंटेंट पूरा अच्छे से रीड कर कर काफ़ी बुक से और उसके बाद में आपको पढ़ाता हूँ। तो लगातार वीडियो में बने रहे और देखते रहे। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं एक नए सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार।